नमस्कार, दूरदर्शन की इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं शांतनु रौमुड़िया इस समय शिलोंग में हूँ। मैं इस वक्त असम राइफल्स के हेडक्वार्टर में हूँ। असम राइफल्स वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ आवर कंट्री। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट जोन में मैं स्पेशली बात करूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाकी काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ एंड अदर लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनिंग एक्टिविटीज़ में असम राइफल्स का काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। इट हैज़ बीन सर्विंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। रिसेंटली असम राइफल्स न्यूज़ में है, मणिपुर में जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे चर्चे में हैं। तो असम राइफल्स के मणिपुर सिचुएशन में असम राइफल्स का क्या रोल है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में असम राइफल्स का क्या रोल है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। हम मिलेंगे असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर जी से। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो शांतनु, मॉर्निंग, हाउ आर यू? मॉर्निंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? वेरी वेल, थैंक यू। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स के स्पेशल म्यूजियम में हैं। तो असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर जी हमारे साथ हैं। हम थोड़ा सा असम राइफल्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में हम बात करेंगे। सर, हमें पता है कि असम राइफल्स नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, अदर पार्ट्स में भी फंक्शनल है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी इन्होंने असम राइफल्स ने सर्व किया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ हमें लगता है कि इसका अलग कनेक्शन है। तो आप नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ, तो आप एज ए चीफ ऑफ असम राइफल्स आप अपने रोल को कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे दूसरे एजेंसीज भी काम करते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, जैसे आप जानते होंगे हमारा इतिहास 188 साल, दैट वी आर अबाउट 188 ईयर्स ओल्ड। हम रेज हुए थे 1835 में एज कचार लेवी। तब सिर्फ एक छोटा सा यूनिट था 750 लोगों का। वहाँ से लेके अब तक हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। हमारे 46 बटालियंस वी हैव एट प्रेजेंट मोमेंट, ऑफ विच 44 यहीं पे नॉर्थ ईस्ट में ही हैं, 2 जम्मू एंड कश्मीर में हैं जी। और जहाँ तक हमारा रोल का सवाल है, हमारा रोल इवॉल्व होता रहा। अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ और था, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ और हो गया। तो रोल हम जो मैं कह रहा हूँ वो इवॉल्व होता रहा है। और फिलहाल जो हम कर रहे हैं, व्हाट यू डूइंग एसेंशियली इज़ 2। वन इज़ बॉर्डर गार्डिंग दी कंप्लीट इंडो म्यांमार बॉर्डर जो 1643 किलोमीटर्स जो है वो, और दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, जो कि अंदर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी 2 बटालियंस हैं वो सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी का ही या काउंटर टेररिज्म का ही टास्क कर रहे हैं जी। नॉर्थ ईस्ट के स्पेसिफिकली? हाँ, नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हमें बुलाया जाता है। जैसे आपको पता होगा, पिछले साल जून के महीने में नोने जो मणिपुर में, वहाँ एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें हमारे आर्मी के टी बटालियन के तकरीबन 30 आदमी शहीद भी हुए थे। वहाँ पे हमें सबसे पहले बुलाया गया था। वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो हालांकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि हमारी फुटप्रिंट हर जगह है, एवरीवेयर वे देयर, सो वी आर ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। और फिलहाल के हालात में जैसे आपको पता है, मणिपुर में जो सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन टैकल करने के लिए डिस्टर्बेंस, उसके लिए भी बुलाया जाता है हमें जी। तो ये है प्राइमरली हमारे टास्क ये है। ओके सर, अगर हम बात करें कि आपकी you have a long history since 1835 if I'm not wrong। तो इस टाइम पे सर आपके प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी काफ़ी आपके लिगेसी रहा है, लेकिन मैं अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ इस समय, तो आपको क्या लगता है, इतने सारे बैटल्स में असम राइफल्स ने पार्ट लिया, काफ़ी मतलब इट हैज़ बीन प्रेज्ड, इट्स रोल हैज़ बीन प्रेज्ड थ्रू आउट डिफरेंट टाइम। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है, ये स्पेशल ऑपरेशंस में असम राइफल्स हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल, अगर आप कोई हाईलाइट करना चाहते हैं? यस, जैसे कि आपको पता होगा, वी आर कॉल्ड एज द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के रक्षक। तो क्योंकि आपने पूछा है कि आज़ादी के बाद, तो मैं स्पेसिफिक बताता हूँ। आज़ादी के बाद जितने भी वॉर्स हुए, डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, हर जगह हमारी मौजूदगी रही है। वी हैव बीन प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड लेट मी स्टार्ट विद द 1962 वॉर जो चाइना के साथ हुई थी। तो उसमें हमारी टोलियाँ, छोटी छोटी टोलियाँ, टुकड़ियाँ एक्चुअली, सेक्शन स्ट्रेंथ 10 पीपल लेस, दे वर डिप्लॉयड इन ऑल दी वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जहाँ से भी चीनी आए थे, हर जगह हमारे सोल्जर्स तैनात थे इंडियन आर्मी के साथ। और सबसे पहले जो चाइनीज़
एग्रेशन का जो ऑनस्लॉट फेस किया वो हमारे सोल्जर्स ने फेस किया था हर एक वैली में, और इसके लिए हमें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। हमें 5 वीर चक्र मिले हैं, फिर कीर्ति चक्र मिले हैं, कई शौर्य चक्र, सेना मेडल भी मिले हैं। इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1987 ऑप पवन जो श्रीलंका में हुआ था, हमारे 4 बटालियंस वहाँ पे भी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे। थोड़ा और आगे चलते हैं 1990 के डिकेड में, 90s, इसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ असम राइफल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी 8 बटालियन वहाँ पे डिप्लॉयड थी जम्मू एंड कश्मीर में। टेररिज्म हैड जस्ट बिगन इन JNK एंड आवर बटालियंस गॉट कॉल्ड देयर, और हमारी एक बटालियन जो थी 7 असम राइफल, दे एस्टैब्लिश्ड एन ऑल टाइम रिकॉर्ड देयर दैट टाइम, called as Operation Dudi in May 1991. It is called a case study and the most successful counter-insurgency operations ever. क्योंकि एक ही ऑपरेशन में जिसको लीड किया था एक JCO साहब ने, जिन्हें बाद में कीर्ति चक्र भी मिला, पद्म बहादुर छेत्री साहब, उस ऑपरेशन में हमने 72 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा 15 को वैसे कैद भी किया। इसके अलावा 118 हथियार भी मिले हमें, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा जो हम मेन टास्क करते रहे इन द नॉर्थ ईस्ट, वो रहा है काउंटर इंसर्जेंसी, और ये शुरू हुआ था नागालैंड में 1955-56 में, अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। दैट इज़ वेयर वी वर फर्स्ट, वी हैड टू फेस द इंसर्जेंसी इन नागालैंड। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, इंसर्जेंसी शुरू हुई मणिपुर में 60s में, उसके साथ साथ तकरीबन उसी टाइम पे मिज़ोरम में। तो उस समय से लेके अब तक हम डिप्लॉयड काउंटर इंसर्जेंसी रोल में ही रहे हैं अधिकतर। सर, एक वार ऑन ड्रग्स, इस पे भी आप लोगों का रोल रहा है, उसके बारे में? या आई वाज कमिंग टू दैट आल्सो, बिकॉज मेन टास्क इज बॉर्डर गार्डिंग, काउंटर इंसर्जेंसी। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये बॉर्डर गार्डिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि हाँ, देयर इज मूवमेंट ऑफ ड्रग्स दैट इज हैपनिंग, तो वो भी होता रहा है। लेकिन मैं काउंटर इंसर्जेंसी पे इसलिए फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि आज अगर हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ नो लॉन्गर द ट्रबल्ड पार्ट ऑफ इंडिया विच इट वॉज नोन फॉर, इसका अधिकतम श्रेय, द क्रेडिट फॉर दैट goes to the joint operation of Assam Rifle and Indian Army. So that is what I want to highlight. And since you spoke of the drugs, there is a trans-border movement of drugs, essentially because of the proximity to Golden Triangle जो है हमारा, इसके कारण काफ़ी ड्रग्स यहाँ से इस तरफ आते भी हैं और स्मगल भी होते हैं जी। तो इसमें भी हमने काफ़ी अकम्पलिशमेंट्स किए हैं जो मैं आपको बता दूंगा जी। We'll talk about Manipur, the most important, the most talked about state at present in India. मणिपुर का अभी प्रेजेंट सिचुएशन हम सबको पता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमने बहुत सारे वायलेंट तस्वीर देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स हैं, तो आप ऑन ग्राउंड में काम कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसी इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, मणिपुर में इस टाइप के इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। हो सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और स्केल थोड़ा अलग अलग हो। आपने खुद भी मणिपुर में लॉन्ग टाइम सर्व किया है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आसाम राइफल्स जो मणिपुर को इतने टाइम से सर्व कर रहा है, डिफरेंट, नॉट ओनली काउंटर इंसर्जेंसी, अदर डोमेन्स में भी, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप कैसे आसाम राइफल्स के इन्वॉल्वमेंट को ये पूरे प्रोसेस में आप बताना चाहेंगे? शांतनु, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि मैं अपनी तरफ से एज हेड ऑफ़ द फोर्स कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ जो कि लोगों को पता नहीं है। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बड़े तौर पे हमारा रोल यहाँ पे क्या रहा है वो मैंने आपको पहले बताया, काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर गार्डिंग। लेकिन इसमें हमारी कुछ टेंजिबल अचीवमेंट्स जो दिख सकती है वो ऐसी हैं। पिछले 5 साल की मैं अगर बात करूँ तो कोई 46 आतंकवादियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया है। इसके अलावा 373 पीपल हैव सरेंडर्ड। साथ ही साथ कोई 2560 आतंकवादी या मिलिटेंट्स हैव सरेंडर, हैव बीन एप्रीहेंडेड आल्सो बाय अस। तो ये मोटे तौर पे है। इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा था कुछ देर पहले, वो ड्रग,
जो हमने ड्रग्स पकड़े हैं पिछले 5 साल में वो तकरीबन 4,563 करोड़ का है, जो कि काफ़ी है। एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव ये शायद इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और भी होगा और ज़्यादा होगा। तो ये तो ही हमारी टैंजिबल अचीवमेंट्स, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसके इफ़ेक्ट्स हमें कई सालों के बाद पता चलेगा। जैसे कि हमने कई नई स्कीम्स शुरू कर दी हैं। उदाहरण के लिए जो सबसे रीसेंट है वो है एक सुपर 30, जैसे आपने सुना होगा, एक सुपर 30 जहाँ 30 अच्छे ब्राइट बच्चों को हम स्टेट से चुनते हैं। तो ये मॉडल हमने शुरू किया है सबसे पहले नागालैंड में, फिर मणिपुर में और फिर साउथ अरुणाचल में। ये 3 जगहों पे हमने तकरीबन 100 बच्चों को सिलेक्ट किया है, और ये काफ़ी रिमोट एरिया से हैं, और इनको हमने कोचिंग दिया है। और अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आया है, तो मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 82% ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव क्वालिफाइड नीट के लिए। अबाउट 100 चिल्ड्रन आर देयर। और नागालैंड का अगर देखा जाए तो 100% चिल्ड्रन हैव क्वालिफाइड। इसके अलावा और भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है आर्मी का, उसी प्रकार हमारा रिक्रूटमेंट का स्कीम है। इसके लिए हम यहाँ के युवाओं को ट्रेन करते हैं, और इसमें से कई संख्या, काफ़ी मात्रा में लोग एंट्री भी हो चुके हैं आर्मी में और अदर पैरामिलिट्री एंड CAPF में। इसके अलावा हमने कुछ और रिमोट एरिया से बच्चों को चुन के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के लिए तैयार किया है। और आपको ये सुनते हुए खुशी होगी कि अगर आज की तारीख में देखा जाए, इस एकेडमिक सेशन में देखा जाए, अधिकतम बच्चे जो आज नॉर्थ ईस्ट के सैनिक स्कूल्स में गए हैं, उन्हें ट्रेन हमने किया है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस सब का असर, इफ़ेक्ट हमें कई सालों के बाद पता चलेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हम करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन टूर आपने सुना होगा, जहाँ बच्चे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाते हैं टू अदर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इस साल से हमने शुरू किया रिवर्स नेशनल इंटीग्रेशन, इन द सेंस बड़े बड़े शहरों से लोगों को, बच्चों को हम यहाँ लाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और उनको यहाँ का एक्सपोजर देते हैं, जो कि ज़रूरी है। अन्य चीज़ें भी हैं जो हम सिविक एक्शन में करते हैं। नीड बेस्ड जो लोग हमसे मांगते हैं, वो सब चीज़ें हम देते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार का है। वी ट्राई टू मेक BADP प्रोजेक्ट्स, हमारा जो सिविक एक्शन प्रोजेक्ट है, और आर्मी का जो सद्भावना है, वी ट्राई टू इंश्योर दैट दीज आर को-टर्मिनस, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को इसका फ़ायदा हो। शायद इसलिए आपके फोर्सेस को द फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। Exactly. सर, मणिपुर के आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मणिपुर, जैसे आपने बताया था कि ये मणिपुर में ये पहले बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, एंड दैट इज़ इन द 90s, जैसे आपको पता होगा 93 से 95-96 तक ये चलता रहा नागा कुकीज़ के बीच में। काफ़ी वायलेंस, काफ़ी डिस्प्लेसमेंट उस समय भी हुआ, और मैं उस समय यहाँ पे मणिपुर में एज अ कंपनी कमांडर था। मैंने ये काफ़ी नज़दीक से देखा है। लेकिन उसको अगर मैं कंपेयर करूँ अभी के हालात में, तो दिस प्रेजेंट लेवल्स ऑफ वायलेंस इज़ मच मोर। दैट वाज स्प्रेड आउट ओवर फ्यू ईयर्स। लेकिन ये जैसे आप कह रहे, तकरीबन 50 दिन में जो हमने देखा है वायलेंस, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जैसे 3 मई को शुरू हुआ, 4 मई से हम लोग डिप्लॉयड हैं। आपको पता है तकरीबन 50 दिन अभी हो गए हैं, और इन 50 दिन में हमारे जवान, हमारे जूनियर लीडर्स दिन रात, चाहे बारिश हो, धूप हो, रात की सर्दी हो, बाहर ही रहे पिछले 50 दिनों में, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। कोई और ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जहाँ 50 दिन के लिए लोग बाहर रहें। एंड वी हैव हेल्प्ड इमेंसली टू ट्राई एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन। लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है जहाँ पे वायलेंस चल रही थी, वहाँ से लेके सेफ एरियाज़ में ले गए हैं। इसी प्रकार हमारे कैंप्स हमने इस्टेब्लिश किए थे, जहाँ तकरीबन 30,000 लोग एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल एड हमने काफ़ी दिया है। और आज अगर हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 37 खुला है जिरीबाम से जो आता है सिंस May 14, इसका श्रेय जाता है हमारे असम राइफल को और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ वहाँ पे डिप्लॉयड है। बट फॉर दिस डिप्लॉयमेंट मणिपुर वुड हैव बीन टोटली कट ऑफ। तो आज अगर थोड़ी मात्रा में सप्लाईज, एसेंशियल कमोडिटीज़ आर रीचिंग मणिपुर, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर डिप्लॉयमेंट देयर। इसके अलावा we have, along with the other security forces, army in particular, been able to stall the levels of violence. कई जगह पे हमने buffer zones लगाए हैं between the two communities to ensure that they don't fight.
लेकिन सर ऑन ग्राउंड आज की डेट पे मैं अगर पूछूं तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस टाइप का है? आपके ट्रूप्स वहाँ पे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर खुद भी आए थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह 4 दिन वहाँ पे रहे। आज की डेट पे अगर आप एनालिसिस करें कि आज की डेट पे स्टेटस ये है मणिपुर में। अच्छा, तो जैसे आपने देखा होगा पिछले 50 दिन में शुरुआत के 3 दिनों में काफ़ी घटनाएं घटी थी, 3 से लेकर 5 और 6 में। उसके बाद थोड़ा लल रहा। फिर जो पीरियड आपने बताया जब हमारे गृह मंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो उस समय भी थोड़ा सा वायलेंस में बढ़ा हुआ था, और उनके जाने के बाद भी जून 14 को एक हुआ था इंसिडेंट। लेकिन जहाँ तक मैं अब देख रहा हूँ वायलेंस लेवल्स कम हो गई हैं, छोटी मोटी गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन बड़े तौर पे मोर और लेस आई थिंक इट इज़ अंडर कंट्रोल, एंड probably people are seeing reason in not escalating violence to the levels that were there. Okay. लेकिन मीडिया में मैं बात करता हूँ, एज ए मीडिया पर्सन अगर मैं देखता हूँ तो हमने काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं। उसमें ऑनेस्टली सेइंग देयर आर सम एलिगेशंस आल्सो अबाउट द फोर्स लाइक इन्वॉल्वमेंट और मे बी नॉट टेकिंग सफिशिएंट एक्शन अगेंस्ट पॉपी कल्टिवेशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर आल्सो देयर। And I saw one media report saying that not sufficient rations are available for Assam Rifles, probably the supply नहीं हो पा रहा है। फिर एक दूसरा पहलू भी है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ जो अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन भी अभी सर्कुलेट होने लगे हैं। जैसे एक दिन और सोशल मीडिया के इन्फॉर्मेशन के बेस पे मीडिया पे भी आ रहा है। जैसे एक असम के न्यूज़पेपर में मैंने कुछ दिन 2-3 दिन पहले देखा, एक फोटोग्राफ है जो कि बाद में पता चला म्यांमार के है, द वन गर्ल इज़ बीइंग किल्ड। तो वो फोटोग्राफ म्यांमार का पुराना फोटोग्राफ है, उसको मणिपुर बोल के चलाया जा रहा है। मतलब इस टाइप के अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन भी होता है, और साथ ही में जब मीडिया में एलिगेशंस भी कुछ इस टाइप के क्रिटिसिज्म नज़र आते हैं तो भी लोगों के परसेप्शन थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो दूरदर्शन के माध्यम से अगर आप ये दो चीज़ें अगर थोड़ा क्लेरिफाई कर पाए कि इस एलिगेशंस के बारे में आपका क्या कहना है स्टैंड, और सेकेंड थिंग ये जो र्यूमर्स है, जो मिस इन्फॉर्मेशन, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, इसको कर्ब करने के लिए आपके कुछ आपके तरफ से क्या किया जा रहा है सर? शांतनु, एक सही सवाल पूछा आपने, लेकिन उस सवाल पे आने से पहले एक बार मैं दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ कि जिस हालात में हमारे सोल्जर्स, हमारे जूनियर लीडर्स, कंपनी कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडेंट्स और सेक्टर कमांडर्स जिन हालातों में वो ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज़ इन माई एंटायर सर्विस प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग आई हैव सीन, एंड फुल क्रेडिट टू देम. They have never operated in such a situation earlier, and it is not insurgency. Please understand, this is not insurgency. If there are criticism of we are not bringing the situation under control, these people must understand we are trying to normalize the situation, given that there are two communities जो हमारे ही लोग हैं, ये इंसर्जेंट्स नहीं है, तो उनको कंट्रोल करना इन स्टेट जहाँ की इमोशंस काफ़ी हाई हैं, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है. आपने कुछ एक मेंशन किया एडवर्स वीडियोस का, इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव वीडियोस भी हैं. अगर आपने देखा होगा, एक कल परसों का एक वीडियो है जहाँ की एक वन मेजर, वन ऑफिसर, यंग ऑफिसर is surrounded by so many women folk, and he is maintaining his cool. The ladies are little offensive in their conduct, lekin for those 17-20 minutes of that video you see the calmness and composure with which उस ऑफिसर ने अपने आप को कंडक्ट किया है. तो ऐसे भी कई वीडियो हैं जो एक्चुअली इतना वायरल नहीं हो रहे हैं. So there are more positive stories than these fake news that is being created. And coming to the fake news, in one line अगर मुझे कहना है, I'll just say it is preposterous. इसका कोई मतलब नहीं, unsubstantiated, and इसका कोई एजेंडा है. Somebody is driving this agenda for reasons best known to them. But we will not talk of the agenda. जो काम ज़रूरी है, जो important चीज़ ये है, people should understand कि ये जो नैरेटिव्स बन रहे हैं, काउंटर नैरेटिव्स बन रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, असम राइफल के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, ये किसी को सूट नहीं करता. असम राइफल्स इन पर्टिकुलर, वी आर एन ऑल इंडिया ऑल क्लास फोर्स. तो क्यों हम किसी एक कम्युनिटी का साइड लें? हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, एवरीवन इज़ द सेम. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कितने लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, कितने लोगों की जानें बचाई हैं, आप देखेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल.
सो देर इज़ एब्सोल्युटली नो बेसिस फॉर दिस। और साथ साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जस्ट थिंक हु इज़ बेनिफिटिंग इन दिस इज़ कंप्लीट गलत नैरेटिव्स में फ़ायदा हो रहा है हमारे एडवर्सरीज़ को। आपको पता है कि मणिपुर इज़ अमंग्स पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच हैज स्टार्टेड फ्रक्टिफाइंग बड़े पैमाने में, इट्स इवॉल्विंग वेरी वेल। आपने देखा होगा मणिपुर में पिछले 1 साल में बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। एक डुरांड कप होल्ड किया गया था। डुरांड कप आपको पता होगा दुनिया का सबसे तीसरा पुराना है ये, सम 1880s, और एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये। इसके अलावा G20 का बिजनेस डेलीगेट्स का मीटिंग जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले मणिपुर में ही हुआ था। फिर फेमिना मिस इंडिया, ऐसे कई इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए। तो अगर इफ़ पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द एडवर्सरी, ही विल नॉट लाइक दिस डेवलपमेंट टू हैपन। एंड इफ़ दे कैन स्पिन डॉक्टर, अगर नैरेटिव्स क्रिएट अगर कर सकते हैं तो इट विल बेनिफिट देम। दिस इज समथिंग विच आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। ओके, आपने काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर कर दिया है। आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गया, स्पेशली द पर्सपेक्टिव, द वे असम राइफल्स इज़ वर्किंग। आई होप इट विल क्लियर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। तो आपका फाइनल टेक क्या है आज के डेट पे? मैं अगर आपको पूछूं तो वे फॉरवर्ड क्या है अभी टुवर्ड्स पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस थिंग? शात्रु, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीस इज़ द आंसर। और इस पीस को लाने के लिए कई तरफ से ये भी सुझाव आता है कि पुश इन मोर ट्रूप्स, ये उसका हल नहीं है। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। पुशिंग एंड पंपिंग इन मोर ट्रूप्स इज़ नॉट द आंसर। द आंसर लाइज इन द रियलाइजेशन। लोगों के दिल में ये भावना आनी चाहिए कि शांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और शांति आने के लिए डायलॉग, बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ख़ास रोल होगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, एल्डर्स जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका, यूथ। देयर इज़ अ नेसेसिटी फॉर द यूथ टू मोबिलाइज अगेंस्ट दिस टू ब्रिंग पीस। क्योंकि आज का जो यूथ है इन द नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर इन पर्टिकुलर, इन्होंने देखा है कि व्हाट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर देम, इन दी सर्विसेज इंडस्ट्री, इन दी अदर इंडस्ट्रीज़। और इन जगहों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे एक्सेल करते हैं। तो ये जो हालात है, दिस कैन नॉट गो ऑन एंडलेसली। ऑल दिस पीपल आई हैव टोल्ड ऑफ हैव टू ensure, broker and move the peace process forward. That is my suggestion. Okay. Thank you, sir, for giving us this time. Now you have obviously you have been busy dealing with this crisis. So we hope that this situation improves and permanent peace is established and Manipur works in the path of development again. So thank you for giving us time. Thank you, sir. With this, we have come to an end to this special discussion with Lieutenant General P.C. Nair, the Director General of Assam Rifles. He has elaborated on many issues, many topics. Most importantly, he has cleared the point of view from Assam Rifles' perspective regarding the fake news, the fake narratives that is being built up in media or in social media in recent times. I think this will help people to understand the situation of present day Manipur better. It will clear a lot of confusions. So keep watching Doordarshan. Thank you.